In politics, we talk in general, and by that, I don't mean to point at particular individual, but we are discussing as at group psyches. And my analysis can be wrong, but still I want to give it. तो हाल ही में हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा सदा से जब से इसकी स्थापना हुई है एक जाट समुदाय से डोमिनेटेड पॉलिटिकल इलीट रहा है। और अगर हम हरियाणा का इतिहास देखें तो इसमें चौटाला, बंसीलाल, हुडा इस तरह के महान जाट लीडर रहे हैं जिन्होंने कि हरियाणा को आज एक विकसित स्टेट के स्तर पे लाया है, पंजाब से भी आगे। उसका श्रेय उनके सर पर है। पर जैसा कि सदा होता है, जब कोई कार्य होता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है समाज में। तो जाट कम्युनिटी जो कि भूमि की स्वामी भी अच्छी और सशक्त भी है, जॉब्स पे भी काफ़ी उसका होल्ड था ट्रेडिशनली, तो उसकी सत्ता से, उसकी सत्ता के प्रयोग से कई वर्ग नाराज़ भी थे, जिनमें ओबीसी जातियाँ और विशेषकर पंजाबी और शेड्यूल कास्ट जातियाँ नाराज़ भी थी। और इसी वैक्यूम को पहले बीजेपी के आने से पहले 90 में के दशक में बिश्नोई लेता सीएम भजन लाल जी ने भरा, जो कि एंटी जाट पॉलिटिक्स की धुरी बने। भजन लाल जी जो कि एक बिश्नोई समाज के व्यक्ति थे और प्रयास किया कि हम एक काउंटर वेट खड़ा करते हैं। और अब 14 के बाद बीजेपी ने उस स्पेस को टैप कर दिया और जो ओबीसी वर्ग में और शेड्यूल कास्ट जातियों में जो नाराज़गी थी उसको टैप करके बीजेपी ने अपनी सत्ता खड़ी की हरियाणा में। और प्रूफ है कि पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया जो कि पंजाबी है, मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी थे। तो इससे बड़ी रिजेंटमेंट जाट लॉबी में भी आई, बड़े सशक्त लोग थे, तो इसकी वजह से एक गैप बढ़ गया। फिर एक कंट्रोवर्सी आई जिसमें कि जाट समुदाय खुद को ओबीसी का दर्जा क्लेम कर रहा था। तो ऐसे में नॉन जाट एमपी श्री राजकुमार सैनी जी ने स्टैंड लिया और कहा कि अगर जाट को ओबीसी मिलता है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। तो इससे और ज़्यादा उनके बीच में और दूसरे वर्गों के बीच में अल्टरकेशन हो गई। और बाद में जाट युवाओं ने कई जगह मतलब थोड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट कर दिया, जिसमें 20 के अधिक लोग मरे। कई जगह रोहतक झज्जर जो मतलब जाट स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, वहाँ पर सैनीज और नॉन जाट की दुकानों पर टारगेट किया गया, वेंडलाइज की गई। तो इससे और ज़्यादा जो फीचर थे दो समुदायों में बढ़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात है, जो जाटों ने रिजर्वेशन के लिए जो 2016 में जो प्रोटेस्ट किए, उसने एक ऐसी गहरी खाई डाल दी हरियाणा के पॉलिटिक्स में जो आज भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल 2016 है। यदि किसी को सही पता हो तो वो बताए, मेरे को कोई से कोई दुख नहीं है। तो उससे उसमें जो वायलेंस हुआ उसमें कई लोग हर्ट हुए, दूसरी कम्युनिटी के भी ज़्यादातर। तो ऐसी नाराज़गी पैदा हुई है उसके बाद कि हरियाणा का पॉलिटिक्स आज जाट और नॉन जाट में बट गया है। बीजेपी के वर्तमान सीएम श्री नायब सिंह सानी जी जो कि सैनी समाज से आते हैं और बहुत सी अन्य जातियों के मिक्सचर पे खड़े हैं और दलितों का सहयोग भी उनके साथ है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। और जाट जो थे, जो कल तक अपनी जाट पार्टियों के बूते पे चलते थे, जो कि INLD थी, इंडियन नेशनल लोकदल, और जेजेपी, आज वो उसको छोड़ करके अब कांग्रेस की तरफ कोलिए से हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ऐसा बड़ा चेहरा है हुडा, जिस पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि 2016 का जो जाट का जो आंदोलन था रिजर्वेशन के लिए, उसमें जो वायलेंस हुई उसको भड़काने में, उसको शेल्टर देने में हुडा का हाथ है। और आज उसकी वजह से हुडा जी को, जो हरियाणा की देश वाली भाषा वाली बेल्ट है, बांगर भाषा वाली जो जाट बेल्टें हैं, सोनीपत और इस तरह की जो बेल्टें हैं, बीच से जो हरियाणा की जाती हैं ऊपर से नीचे तक, जींद तक, वो उसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस को, जो कि पहले INLD और जेजेपी की गढ़ होती थी। आज जाट एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको यहाँ एक मौका दिख रहा है कि 2014 से जो हाईएस्ट सत्ता से वो बाहर हुए उसको दोबारा वो कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हर एक कम्युनिटी का एक इंटरेस्ट है। तो वो फिर से एकमत हो रहे हैं। और इसमें क्योंकि बीजेपी के बैंक कर रही है ओबीसी और दूसरी नॉन जाट जातियों पे। तो अब जो इस चुनाव का रिजल्ट आएगा उससे ये तय होगा कि हरियाणा की पॉलिटिक्स किस तरह करवट बैठती है। और जाटों की नाराज़गी किसान आंदोलन में जो सरकार का रुख है उससे भी है।
और उसमें जो जख्मी हुए लोग उसमें जाट ज़्यादा थे, तो वो नाराज़गी भी वहाँ स्पष्ट दिख रही है। तो गवर्नमेंट ने उसमें स्टैंड लिया, हटी नहीं। और अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी जी ने उन पुलिस वालों को सम्मानित किया जिन्होंने कि शंभू बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में बड़ी वीरता से किसानों का सामना किया। तो इससे भी जाट वर्ग में नाराज़गी है। तो अब देखना है कि किस तरफ ये पॉलिटिक्स बैठती है। अगर मैं इसकी तुलना पंजाब के पॉलिटिक्स से करूं तो मैं बताऊं आपको, पंजाब में अभी तक कोई भी नॉन जाट सिख, जाट वहाँ भी हैं पर वो जाट सिख हैं, जट सिख हैं, वो राजनीति के शीर्ष पर चढ़े हैं। और नॉन जाट जो सिख हैं हमारा या हिंदू है, वो अभी तक उनको चुनौती नहीं दे पाया है। दलित भाई भी चुनौती नहीं दे पाए और वो सत्ता पे कंटिन्यू विराजमान है। और आप पंजाब की हालत देखिए, पंजाब डाउन जा रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटाइज नहीं हो रही, पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हो रही। जबकि हरियाणा में आज उसके विकास की वजह से एक स्टेज आई है जहाँ अब जाटों को भी चुनौती 10 साल से दी गई है, ज़बरदस्त चुनौती मिली है और दूसरी जातियाँ मोबिलाइज हुई हैं और ज़्यादा हरियाणा का पॉलिटिक्स डेमोक्रेटाइज हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एलीट था वो डिसलॉज हुआ है, पावर से प्रयास हुआ है। तो इस सेंस में हरियाणा की डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा डीपन है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, मतलब अगर देखें इसको। और एक तीसरी बैंड है इनका हिमाचल, जो विभाजन 66 के बाद हुआ था। हिमाचल में देखें तो आज भी जो अपर कास्ट की जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा है, राजपूतों ब्राह्मणों की डोमिनेशन ज़्यादा है। और 30% या 25% होने के बावजूद एससी कम्युनिटी की असर्शन पार्टिसिपेशन उतनी हिमाचल में नहीं है आज भी। तो इन सब में प्रोग्रेसिव जो है आज मुझे हरियाणा दिख रहा है, उसमें परिवर्तन ज़्यादा है। नंदलेस परिवर्तन सभी जगह होता है, पर ये एक मतलब एक चुनाव है जो देखने वाला है कौन इसमें जीतता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जाट जीतने से नुकसान होगा, उनका भी हक है। और अगर वो डेमोक्रेटिकली जीत के आते हैं, ओबीसी स्टेटस लेते हैं, तो वो उनका हक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको ऑर्गेनाइज होकर अपने हित के लड़ने का अधिकार है। पर कहीं ना कहीं हरियाणा की डेमोक्रेसी ज़्यादा डीपन है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, एज़ कम्पेयर टू हमारे इधर हमारे पंजाब में। और हिमाचल से भी तुलना कर लें तो हिमाचल में हाँ ये ज़रूर है कि जो एससी कम्युनिटी में सशक्त हुए वो संस्कटाइज कर रहे हैं, ये बात भी सही है। पर फिर भी नंदलेस एससी कम्युनिटी उतनी असर्टिव नहीं है हिमाचल में, ये बात माननी पड़ेगी। धन्यवाद।